नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री अब 4 दिन तक पुलिस की कैद में रहेंगे। फर्जी डिग्री के आरोप में गिरफ्तार हुए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके पास पूरे सबूत हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई को आम आदमी पार्टी साजिश करार दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एंटी करप्शन ब्रांच बहुत सफलतापूर्वक पिछले 3 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसको कमजोर करने के लिए एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करके एंटी करप्शन ब्रांच को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गुस्से में हैं। क्रोध की ये ज्वाला इसलिए भड़की है क्योंकि उनकी सरकार के एक मंत्री को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को आनंद फानन में गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उनकी BSc और LLB की डिग्री फर्जी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने काफी मेहनत से सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। तोमर पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराएं हैं। तोमर पर आरोप है कि उनकी ग्रेजुएशन और LLB की डिग्री फर्जी है। ये उस वक्त जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने अपने बयान दिए कि ये जो डॉक्यूमेंट जो साइन है ये ठीक नहीं है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का ये डिग्री जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच किया था, इसको वेरीफाई किया गया, ये भी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ठीक नहीं है। दिल्ली के त्रिनगर के विधायक, राज्य के कानून मंत्री और पेशे से वकील जितेंद्र सिंह तोमर खुद कानून के शिकंजे में थे। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, उससे सब सकते में आ गए। आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार ने जोर शोर से केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। जिस तरह से जितेंद्र तोमर को उनके MLA दफ्तर से उठाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया को उठाने के लिए आई हो पुलिस। गिरफ्तार नहीं किया है, साफ तौर पर यह कि जबरदस्ती उनको उठा के लाया गया, जैसे किसी आतंकवादी को, जैसे किसी बलात्कारी को, जैसे किसी कातिल को उठा के लाते हैं। इधर दिल्ली में तमाम धरने प्रदर्शन भी शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। तो उधर बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तोमर की बर्खास्तगी की मांग के साथ सड़कों पर आए। पहले इस्तीफा दें, उसके बाद प्रूफ करें कि हां अभी तक आपने नहीं किया। धतराष्ट्र की तरह से आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इन सब के बीच तोमर को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की कि तोमर की रिमांड हासिल की जाए। कोर्ट में पुलिस ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उसे कानून मंत्री तोमर की 5 दिन की रिमांड चाहिए, लेकिन कोर्ट में उसे करारी फटकार भी सुननी पड़ी। कोर्ट ने पुलिस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने पुलिस से पूछा, अगर तोमर को नोटिस आज ही दिया गया तो उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी क्या थी? ये एक ड्रामे जैसा लग रहा है कि जिस दिन तोमर को नोटिस दिया गया उसी दिन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब सवालों के कटघरे में दिल्ली पुलिस थी। तोमर की तरफ से कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई गई, साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस का पक्ष भारी पड़ा। कोर्ट ने तोमर को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब दिल्ली के कानून मंत्री जेल में रहेंगे। दिल्ली पुलिस उनसे उनकी फर्जी डिग्री के बारे में पूछताछ करेगी। कानून मंत्री ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि वो खुद कानून की पेचीदगियों में फंस जाएंगे। फिलहाल वो सलाखों के पीछे हैं। पार्टी अभी भी इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दे रही है। बहरहाल पुलिस के सामने अभी भी चुनौती है कि आखिरकार वो ये पता लगा सके कि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे क्या कुछ और लोग भी शामिल थे। अमित पांडे के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। तो एक तरफ अगले 4 दिन दिल्ली पुलिस रिमांड में दिल्ली के कानून मंत्री से पूछताछ करेगी, तो दिल्ली सरकार ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी को अधर में लटका दिया है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर MK मीणा को ACB का मुखिया बनाने पर केजरीवाल सरकार और LG के बीच लड़ाई और तेज हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली सरकार ने मीणा को साफ कह दिया है कि ACB में उनकी कोई जगह नहीं है, तो दूसरी ओर LG हाउस भी जिद पर अड़ा हुआ है कि मीणा की नियुक्ति वापस नहीं होगी। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ की नियुक्ति अब केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। सरकार और LG की जंग के बीच ACB के नए मुखिया मुकेश कुमार मीणा अपना पद संभाल चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर जबरदस्त ड्रामा चल रहा है।
इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह केजरीवाल सरकार ने मीणा को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया कि एसीबी में सिर्फ एडिशनल कमिश्नर का एक पद है और वो भी भरा हुआ है। इसके अलावा कोई और पद अब तक मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए आप चार्ज नहीं ले सकते हैं। जो पद है ही नहीं उसे आप कैसे संभाल सकते हैं? इसलिए दिल्ली सरकार आपको निर्देश देती है कि आप वापस दिल्ली पुलिस में जाइए। हालांकि इस चिट्ठी से बेफिक्र मुकेश कुमार मीणा ने काम शुरू कर दिया है। एसीबी का चार्ज लेने के बाद में जो नॉर्मल प्रोसीजर होती है, जो ऑफिसर को काम करना चाहिए, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने सारे स्टाफ के साथ मीटिंग ली है और एक एक चीज को रिव्यू किया है और सारी चीज को रिव्यू कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि कानून के मुताबिक वो एलजी का आदेश मानने के लिए बाध्य है, न कि दिल्ली सरकार का। जब तक मुकेश कुमार मीणा जी के लिए वो ऑर्डर है तब तक वो वहीं रहेंगे, और बाकी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आई एम श्योर वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ऑनरेबल एलजी से वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने मुकेश मीणा को एसीबी का मुखिया बनाने के एलजी के फैसले पर नाराजगी जताई। सरकार ने कहा कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसी हालत बन गई है। जो पोस्ट ही नहीं है वहां कैसे किसी अधिकारी को लाके बिठाया जा सकता है? एंटी करप्शन ब्रांच बहुत सफलतापूर्वक पिछले 3 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसको कमजोर करने के लिए एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करके एंटी करप्शन ब्रांच को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी जा रही है। एसीबी के नए मुखिया पर मचे बवाल के बीच दिल्ली सरकार ने मंगलवार की दोपहर गृह सचिव धर्मपाल को उनके पद से हटा दिया। एलजी के आदेश के बाद गृह सचिव धर्मपाल ने ही एमके मीणा को एसीबी चीफ के पद पर तैनाती वाली चिट्ठी जारी की थी। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार को गृह सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वैसे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की जंग राष्ट्रपति भवन की चौखट तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद दोनों के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और अब इंतजार है जब यह लड़ाई थमेगी और दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन आज भारतीय सेना ने एक बड़ी जंग जरूर जीती। भारतीय सेना ने बाकायदा म्यांमार की सीमा में घुसकर बॉर्डर पार करके उन उग्रवादियों का सफाया कर दिया है जिन्होंने 4 जून को मणिपुर में भारतीय जवानों पर हमला किया था। उस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। आज के ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद सेना ने कहा कि जब देश की एकता और सुरक्षा पर अगर हमला किया जाएगा तो उसका इसी तरह करारा जवाब हर बार दिया जाएगा। सेना ने लिया शहीदों का इंतकाम, पूरा हुआ मणिपुर हमले का बदला। 4 दिन तक भारतीय सेना इंतकाम की आग में जलती रही, लेकिन अब वो बदला पूरा हो चुका है। भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उन उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिनके हमले में देश के 18 जाबाज शहीद हुए थे। मणिपुर के चंदेल में उस हमले के बाद उग्रवादी म्यांमार की सीमा पार कर गए थे, लेकिन उन बुजदिलों से जुड़ी खुफिया जानकारी लगातार भारतीय फौजियों तक पहुंच रही थी। लिहाजा बिना वक्त गंवाए भारतीय फौजियों ने म्यांमार की सीमा लांघकर उन उग्रवादियों पर हमला बोल दिया। लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है जब भारतीय सेना ने सरहद के पार ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। पिछले कुछ दिनों में हमें विश्वसनीय और विशेष सूचना मिली कि हमारी सीमा के अंदर कुछ और हमलों की साजिश हो रही है। ये हमले उन्हीं गुटों और उन्हीं सहयोगियों के द्वारा होने की संभावना थी जिन्होंने हाल ही में हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। इस ऑपरेशन में म्यांमार की सेना ने भी भारतीय फौजियों का साथ दिया। इस मिशन में 2 बार भारतीय फौजियों का उग्रवादियों से आमना सामना हुआ, जिसमें जीत भारतीय जवानों की हुई। आज सुबह भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। इस बड़े ऑपरेशन की कामयाबी के बाद भारत सरकार ने भी सेना को बधाई दी है। जिस तरह से उन्होंने साहसिक कदम उठाया है और म्यांमार के बॉर्डर पर म्यांमार के साथ समन्वय करते हुए जो कार्रवाई की है उग्रवादियों के खिलाफ, उससे देश के मनोबल को बहुत मदद मिली है। बेशक भारतीय सेना की ये कामयाबी उन शहीदों को वापस न लौटा सके, लेकिन इस जीत ने उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दी। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले ने न केवल देश को दहलाया बल्कि भारतीय सेना की ताकत को भी चुनौती दी। लिहाजा भारतीय सेना ने आज 2 विशेष कमांडो कार्रवाई कर
न केवल उग्रवादियों के खतरे को खत्म किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उग्रवादियों की हिमाकत के लिए उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, यानी इसे बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। शहीदों का बदला ले लिया गया है। आइए इंडिया 9 बजे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां तमाम दावों के बीच गुंडा राज कायम है। ये आज हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज यूपी के शाहजहांपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखी कर देने वाली खबर आई है। ऐसी खबर को यूपी के जंगल राज की सबसे बड़ी गवाह माना जा सकता है। क्या किसी को भी जिंदा जला देना, क्या किसी का भी कत्ल कर देना, क्या वर्दी वालों का हैवान बन जाना, क्या मंत्री का गुंडागर्दी करना, क्या यही है अखिलेश का उत्तर प्रदेश? ये तस्वीर जितनी डरावनी है उससे भी डरावनी है इस तस्वीर के पीछे की कहानी, जिसके कई किरदार हैं। एक पत्रकार जो लगातार किसी घोटाले की ओर इशारा कर रहा था, एक रसूखदार मंत्री जिस पर हत्या के एक बड़े षड्यंत्र का आरोप लगा, कुछ पुलिस वाले जिन पर पत्रकार को जिंदा जलाने का इल्जाम लगा, और एक मुख्यमंत्री जो सब कुछ जानकर भी खामोश है। आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी आपके सामने होगी जो इशारा करती है कि यूपी में कानून से भी बड़ा है गुंडा राज। आरोप गंभीर है और वो ये कि यूपी के एक मंत्री के इशारे पर पुलिस ने एक शख्स को जिंदा जला दिया। वो शख्स पेशे से पत्रकार था। आरोप ये है कि उसका कत्ल सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो फेसबुक पर मंत्री के खिलाफ खबरें लिख रहा था। हालांकि खबर मीडिया तक पहुंची तो यूपी सरकार की नींद भी टूटी और अखिलेश सरकार में मंत्री राममूर्ति वर्मा पर हत्या का मुकदमा आखिरकार दर्ज हुआ। ये कहानी जुड़ी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से और इस कहानी का पहला किरदार अब इस दुनिया में नहीं है। इस शख्स का नाम था जोगेंद्र सिंह, जिसका पेशा पत्रकारिता था। बताया जा रहा है कि जोगेंद्र कई बड़े अखबारों में काम कर चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर ज्यादा पोस्ट किया करता था। मौत से पहले जोगेंद्र ने एक सनसनीखेज बयान दिया था, वो ये कि कुछ पुलिस वालों ने इसे घर में ही जिंदा जला दिया। दीवार फान के एकदम से पुलिस वाले अंदर आए और रिवाल्वर ताने थे। पहले बहुत मारा हमें, पेट्रोल डाला। कहानी के दूसरे किरदार हैं शाहजहांपुर के पुलिस वाले, जिन पर जोगेंद्र सिंह को जिंदा जलाने का इल्जाम लगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों की सफाई है कि जोगेंद्र को जलाया नहीं गया, बल्कि उसने खुद को ही आग के हवाले कर दिया। जोगेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिसमें थाना कोतवाली की पुलिस टीम उनके आवास विकास में जो घर है उस पर दबिश देने के लिए गई थी। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने घर बंद कर लिया और आग लगा लिया था। कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार हैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा। आरोप है कि कत्ल मंत्री जी के इशारे पर ही किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। उसकी वजह है ये फेसबुक पोस्ट। दरअसल जोगेंद्र सिंह शाहजहांपुर समाचार के नाम से फेसबुक पर लगातार खबरें लिखते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जोगेंद्र सिंह ने मंत्री राममूर्ति यादव के खिलाफ कुछ खबरें लिखी थी, जिनमें मंत्री जी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। ये खबरें कितनी सच्ची हैं ये हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इस मौत की वजह यही फेसबुक पोस्ट थी। आरोप है कि मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कई बार जोगेंद्र को धमकी भी दी, उस पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए, लेकिन जोगेंद्र ने खबरें लिखना बंद नहीं किया। 31 मई की सुबह 8 बजे भी जोगेंद्र ने मंत्री राममूर्ति के खिलाफ एक खबर लिखी थी और परिवार का आरोप है कि अगले ही दिन यानी 1 जून की दोपहर कुछ पुलिस वालों ने जोगेंद्र को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। इनको अंदर जाके घुस के पहले रिवाल्वर मेरे ऊपर रखा, बाद में इनके ऊपर भी ताना और पेट्रोल डाली और आग लगा दी। पेट्रोल मेरे ऊपर भी डाला पर हम निकल के भाग पड़े, मेरे आग नहीं लगा पाए। इस घटना के बाद जोगेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया,
लेकिन एक हफ्ते बाद जोगेंद्र जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि खबर उठी तो सवाल अखिलेश सरकार पर भी उठे। लिहाजा मंत्री राममूर्ति वर्मा और थानेदार श्री प्रकाश राय समेत 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। सवाल सिर्फ एक पत्रकार की मौत का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वाकई अखिलेश के राज में कानून से भी बड़ा है गुंडा राज। शलभ मणि त्रिपाठी, शाहजहांपुर, IBN 7। इस पर अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन इंडिया 9 बजे में अब बात कांग्रेस की तिकड़ी सोनिया, राहुल और मनमोहन की, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। मौका कुछ और था। कांग्रेस आलाकमान ने देश के 9 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को अपने अपने प्रदेशों के हालात का जायजा लेने के लिए बुलाया था, लेकिन बयानबाजी सीधी मोदी सरकार पर हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी फॉर्म में क्या लौटे, पूरी पार्टी ही सियासी मैदान पर सिक्सर लगाने लगी। मौका कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की आला कमान से मुलाकात का था, लेकिन निशाना साधा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। Our own UPA programs, yojanas, which have actually been appropriated by the Modi government with slight changes here and there. We discussed what is the effect on the state. इधर सोनिया गर्जी तो उधर मनमोहन सिंह ने भी मौके पर चौका लगा दिया और इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले शुरू कर दिए। मैं ये मानता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी मुझसे अच्छे वक्ता, इवेंट मैनेजर और सेल्समैन हैं, लेकिन यूपीए की सफलता की कहानी भी नहीं भुलाई जा सकती। जब मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार हो रही हो तो भला कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नई वित्तीय व्यवस्था से राज्य सरकारों को घाटा हो रहा है। यही नहीं, राहुल ने पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को भी निशाने पर लिया। सीएम को पैसा दे रही है, मगर एक हाथ से देती है पैसा, दूसरे हाथ से लेती है, पीछे आगे से देती है, पीछे से लेती है। मेक इन इंडिया के बारे में बोला कि भाई बहुत अच्छा लोगो है, बहुत बड़ा शेर है, मगर शेर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस की तिकड़ी सरकार पर एक साथ हमलावर हो तो जवाब देना बीजेपी के लिए भी जरूरी था। ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस की सरकारों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम इस आरोप का प्रतिकार करते हैं। We reject with all the impunity the charge being leveled by Srimati Sonia Gandhi and the Congress leadership. इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान ने अपने कार्यकर्ताओं से सड़क पर उतरकर मौजूदा सरकार की तमाम जन विरोधी नीतियों से लड़ने का आह्वान भी किया। इस मौके पर राहुल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो अपने राज्यों में ऐसी योजना चलाएं जो समाज में बदलाव ला सके। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7। अब एक महत्वपूर्ण खबर, दिल्ली एनसीआर का दायरा बढ़ गया है। हरियाणा के 2 जिले करनाल और जींद एनसीआर में शामिल कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें इन जिलों को एनसीआर में शामिल करने को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू शामिल हुए। इस फैसले से हरियाणा का कुल 57% क्षेत्र अब एनसीआर में आ गया है। एनसीआर बोर्ड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के 2 जिले करनाल और जींद उनको एनसीआर बोर्ड में शामिल किया है और अब हरियाणा का लगभग 57% क्षेत्र अब ये एनसीआर बोर्ड में आया है। और अब हम इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं, जितना विकास अधिक से अधिक हो सकेगा, दिल्ली का दबाव जो आबादी का जितना उधर बढ़ सकेगा, उस सारे को हम पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूखे की आशंका के बीच अच्छी बारिश के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में 24 घंटे का पर्जन्य अनुष्ठान शुरू हो चुका है। बुधवार की सुबह 9 बजे तक मंत्रोच्चार के बीच लगातार पर्जन्य अनुष्ठान चलेगा। इस दौरान महाकाल के ज्योतिर्लिंग का सतत सहस्त्रधारा से 24 घंटे तक लगातार अभिषेक किया जाता रहेगा ताकि महाकाल प्रसन्न हो। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि यज्ञात पर्जन्य वर्षा यानी यज्ञ से देवता वर्षा करते हैं। श्रृंगी ऋषि ने
सबसे पहले पर्जन्य अनुष्ठान किया था, इसीलिए अनुष्ठान में सबसे पहले श्रृंगी ऋषि की पूजा होती है। अच्छी बारिश के लिए ही पर्जन्य अनुष्ठान की पूर्व संध्या पर सोमवार को मंदिर के प्रांगण में मियां मल्हार राग में हे महादेव आदिनाथ महाकाल और त्रिताल निवेद बंदिश में चमक बिजली गायन कर बादलों को बारिश का संदेशा भेजा गया। दरअसल स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। वो धरती वासियों की हर तरह के संकटों से रक्षा करते हैं।